अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने JSX देखा था। मतलब ये बेसिकली लास्ट क्लास वाला प्रोजेक्ट है, लास्ट क्लास वाला ही कोड है। तो व्हाट वी विल डू, इसको भूल जाएंगे हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है। आई एम अज्यूमिंग कि जो प्रोजेक्ट बनाने वाला पार्ट है, वीट को यूज़ करके जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो वाला पार्ट आपका क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो लास्ट वीक की सैटरडे वाली क्लास स्टार्टिंग की दोबारा देख लेना, स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसमें कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मैंने बताया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो कोडिंग वाला पार्ट आता है, वो कोडिंग वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो लेट्स क्लियर दीज आउट। हेलो वर्ल्ड, और क्या कमांड थी? यान डेव, यान npm pnpm भी आ गया अब। तो जो भी आपको सूटेबल लगे यूज़ कर सकते हो। आई यूजुअली यूज़ यान। फाइव वन सेवन थ्री। अच्छा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, लेट्स से कौन सी वेबसाइट पे जाओगे? यहाँ ये एक रिएक्ट फ्लो एक पैकेज है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ये। आप इस वेबसाइट पे आते हो, रिएक्ट फ्लो की वेबसाइट। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ऊपर होता है नेविगेशन बार, ठीक है। ये ऊपर डॉक्स है, API है, एग्जाम्पल्स है, ब्लॉग है, गिटहब है, सर्च बार है। ये पार्ट एक वेबसाइट के हेडर पे सबसे ऊपर होता है। ये कैसे बनाया जाता है? सिंपली स्पीकिंग, देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाएंगे। पिछली क्लास में हमने लॉगिन फॉर्म और स्टूडेंट लिस्ट बनाई थी। ये वाले कंपोनेंट्स को इग्नोर कर दो। हम बना रहे हैं navbar.jsx, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? navbar पहले फंक्शन बना लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट navbar, इतना याद है? लास्ट क्लास में किया था। navbar दिखेगा यहाँ पे? नहीं दिखेगा। सर आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया navbar को, बट जो मेन फाइल है app.jsx, ये आपको याद होगा कि मेन हमने क्या देखा था कि जो मेन फाइल है, चलो ये पार्ट मैं दोबारा बता देता हूँ। HTML वाला जो हमने पार्ट किया था, डॉम मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट किया था, उसमें वी सॉ के आप एक आईडी बनाते हो और उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट फाइल में document.get एलिमेंट बाय आईडी करते हो और यहाँ पे क्या कर देते हो? रूट। इसको किसी वेरिएबल में डालते हो और फिर आप कोई भी और एलिमेंट अगर बनाते हो तो रूट डॉट अपेंड कर देते हो और चाइल्ड एलिमेंट उसमें पास कर देते हो। उससे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है इस चाइल्ड एलिमेंट को आपके डॉम पे दिखा देती है, रूट पे अपेंड करके। सो ठीक है। राजन पूछ रहा है कि navbar, यहाँ चलो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं राजन, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लो ठीक है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेजेस वाली मैसेज में डालते रहो क्वेश्चन, मैं एंड में सारे क्वेश्चन आपके अटेंड करूँगा। ठीक है। रूट डॉट अपेंड, तो वो आपके डॉम एलिमेंट पे दिखा देता है। ये लास्ट जो क्लास करी थी हमने लास्ट टू लास्ट वीक में, डॉम मैनिपुलेशन वाली, उसमें हमने देखा था। बट रिएक्ट क्या करता है डिफरेंटली? रिएक्ट
यहाँ पे रूट एक आपने डिफाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सी इंपोर्ट हो रही है, यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सी है, main.jsx। main.jsx में जाते हैं, src/main.jsx, ये हमारा src है, src/main.jsx। इसमें यहाँ पे देखो वो सेम चीज़ कर रहा है, document.getElementById रूट, जो HTML में डॉक्यूमेंट है रूट नाम का, डिव है, रूट आईडी है जिसकी, उसको एक्सेस कर रहा है। और जो अपेंड चाइल्ड वाला पार्ट है और बाकी जितने भी डॉम मैनिपुलेशन वाले पार्ट हैं वो रिएक्ट अंडर द हुड खुद करता है। डेवलपर को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट डेवलपर के लिए आसान कर देता है कि आपको जो भी document.getElementById, अपेंड चाइल्ड, इनर HTML, इनर कंटेंट, वो सब करना पड़ता है। वो सब नहीं करना, आप सिर्फ HTML के जैसा दिखने वाला कोड लिखो एंड एवरीथिंग एल्स विल बी हैंडल्ड बाय रिएक्ट। यहाँ पे document.getElementById किया और इसने इस आइटम को, इस एलिमेंट को रिएक्ट डॉम के एक फंक्शन में पास कर दिया और फिर यहाँ पे रेंडर मेथड कॉल किया। ये अंडर द हुड कैसे होता है ये आगे जाके देखेंगे जब एडवांस रिएक्ट में जाएंगे, बट अभी बस आप ये याद रखो कि रिएक्ट जो है रूट डिव को एक्सेस कर रहा है और उसको रिएक्ट को पास कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पास किया और इसके अंदर हमने ऐप कंपोनेंट को पास कर दिया। ऐप कंपोनेंट क्या है, ऐप कंपोनेंट हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं app.jsx में से। app.jsx कहाँ है सर, ये रही app.jsx जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब रिएक्ट में एक नई चीज़ क्या होती है, रिएक्ट में आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख पाते हो। ये HTML एक्चुअली नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ही है, बट ये दिखती HTML की तरह है। सर ऐसा कैसे होता है, कंपाइलर्स नाम की चीज़ होती है, वो क्या करते हैं, आपके कोड को एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसपाइल या कंपाइल कर पाते हैं। ये देखो ये बेबल है, बेबल आपको दिखा रहा है कि अंडर द हुड वो क्या होता है। जब आप ये कंपाइलर है एक रिएक्ट का, JSX का, आप यहाँ पे डिव टैग डाला, p टैग डाला, हेलो वर्ल्ड लिखा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, और अगर आप बेबल यूज़ कर रहे हो तो ये फंक्शन दिखेगा। एक्चुअली वो JSX जो है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। एक फंक्शन है जो रिएक्ट JSX रन टाइम में डिफ़ाइन हो रखा है, वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया उस फंक्शन को और उस फंक्शन को कॉल किया। आपका ये जो डिव टैग है, वो डिव जो है उस फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो चिल्ड्रन है, वो चिल्ड्रन के लिए एक ऑब्जेक्ट पास होता है। यहाँ अगर देखो मैं सीधा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूँ तो देखो डिव टैग है, डिव एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास हो गया उस JSX फंक्शन में, और उसके अंदर के जो चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन के लिए एक ऑब्जेक्ट पास हो गया, दिस इज़ दी चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट। अब हेलो वर्ल्ड पास किया, अब साथ में एक पैराग्राफ पास कर दें अगर, तो क्या होगा, देखो चिल्ड्रन पहले हेलो वर्ल्ड था, अब चिल्ड्रन एक एरे है जिसमें पहला चिल्ड्रन हेलो वर्ल्ड है और दूसरा चिल्ड्रन एक और JSX फंक्शन है, क्योंकि मैंने अंदर p टैग पास किया। अब मैं इसके नीचे भी समथिंग समथिंग कर दूं तो एरे में एक आइटम और ऐड होगी, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इस और JSX जो है वो रिएक्ट का फंक्शन है जो अंडर द हुड समझ जाता है कि ये फंक्शन है तो डॉम में ये मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है। तो अभी अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो होगा भी नहीं। अभी आप लोग बिगिनर्स हो, JSX के इन डेप्थ जाना होगा तो बाद में जाएंगे।
बट अंडर द हुड इसको ये मत समझना कि ये एक्चुअली HTML है, ये जावास्क्रिप्ट है, बस दिखती है HTML की तरह। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब रिएक्ट में क्या करना होता है, जैसे हमने अभी देखा, आप जो भी JSX में लिखोगे रिएक्ट उसको यूज़ करेगा डॉम में ऐड करने के लिए, और डॉम में जैसे भी आप उसको डायरेक्शंस दोगे वो डॉम मैनिपुलेशन करेगा उसी अकॉर्डिंग। ओके, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिख गया। अगर हम जैसा हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे मैजिक आ गया और समथिंग समथिंग, ठीक है। दिस इज़ हाउ प्लेन HTML वर्क्स। अगर हम नॉर्मल HTML लिखते हैं तो हमको HTML ऐसे लिखते, फिर जाके कुछ डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ता अगर उसमें फंक्शनैलिटी डालनी है। यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा वो सब, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी वो सब नहीं करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक नैव बार बनाते हैं और नैव बार में लिस्ट डालते हैं। हमने जैसे यहाँ पे देखा, ये आइटम्स हमको क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे एक लोगो दिखाना है, राइट साइड पे ये टैग्स दिखाने हैं, बटन्स दिखाने हैं। तो कैसे होगा देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ H3 टैग यूज़ करते हैं, इसका नाम रखा लोगो, बट एक्चुअली ये होगा कुछ और, बट फॉर नाउ लेट्स कॉल इट लोगो। ये एक इमेज होगी, JPG या PNG इमेज। उसके बाद आपको जब नैव बार यूज़ करना होता है, नहीं ये नहीं, एक नैव टैग होता है एक्चुअली उसमें HTML में आप नैव टैग यूज़ करोगे और उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट पास करो। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि नैव टैग को पेरेंट कंपोनेंट बना दो और उसके अंदर बाकी सब लिस्ट आउट करो। UL क्या होता है, UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML में रेंडर करनी होती है तो UL एलिमेंट आप यूज़ करते हो, और UL के अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स पास होते हैं, उनका नाम होता है LI यानी लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम नैव बार में क्या क्या होती हैं, होम पेज होता है, अबाउट सेक्शन होता है, और क्या होता है, लेट्स से कॉन्टैक्ट या फीचर्स, या चलो कुछ भी, जो भी सर्विसेज। ठीक है, अब इसको हमने कंपोनेंट एक हमने डिफाइन किया, इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब app.jsx में इसको इंपोर्ट करेंगे। नैव बार आ गया, ये सब हटाते हैं, नैव बार। लेट्स सी ब्राउज़र में क्या है, ये सारी आइटम्स आ गई ठीक है। अब हमको क्या करना है, नैव बार की बात अगर करें, यहाँ गिटहब का नैव बार अगर देख लो, गिटहब का भी लैंडिंग पेज है। मैंने लॉगिन किया हुआ तो शायद इसलिए नहीं आएगा। गिटहब लैंडिंग पेज, चलो छोड़ो। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको टॉप पे कैसे स्टिक टू करेंगे। टॉप पे कैसे जाएगा ये, नैव बार जो है टॉप पर होना चाहिए, ये हमारे स्क्रीन के बीच में आ रहा है। app.css की पोस्ट पहले करनी थी सर। हाँ, अब app.css में देखो कि क्या रीज़न है, ये
मिडल में क्यों आ रहा है? देखो HTML जो है ऊपर से नीचे की तरफ रेंडर होती है, तो HTML का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि मैं अगर कुछ रेंडर कर रहा हूँ तो वो टॉप पे ही रेंडर होगा, बट ये बीच में रेंडर हो रहा है स्क्रीन के सेंटर में, तो यानी कोई CSS है जो इसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो लेट्स सी कि वो क्या है, इसके साथ क्या चीज़ है जो छेड़छाड़ कर रही है। नया ब्लॉक, इस तरह से आप एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो। मैं सारा कुछ यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे होता है। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको नीचे की तरफ पुश कर रही है। ये रूट है हमारा, पूरा का पूरा रूट जो है वो स्क्रीन के मिडल में है, तो यानी रूट पे बॉडी जो है वो पूरी स्प्रेड आउट है, रूट जो है वो स्क्रीन के मिडल में है, तो यानी समथिंग इज़ अफेक्टिंग रूट। Ctrl+Shift+F कर दो, रूट यहाँ पे टाइप करो। ये देखो रूट पे इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे रूट को अफेक्ट किया जा रहा है। app.css में रूट अफेक्ट हो रहा है, मैक्स विड्थ, मार्जिन, पैडिंग 2 रैम, पैडिंग से तो आई थिंक अफेक्ट नहीं हो रहा। टेक्स्ट अलाइन, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आई डोंट थिंक इधर भी कुछ यूज़फुल है, नहीं है रिस्पॉन्सिव चीज़ें। फ़ॉन्ट वेट, कलर स्कीम, बैकग्राउंड, अगर रूट पर नहीं मिला तो यहाँ तो कुछ बॉडी पे है। लेट्स सी बॉडी कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रही है स्टाइलिंग में। यही सर हो रही है। यही है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स और प्लेस आइटम्स सेंटर। पहले सिर्फ प्लेस आइटम सेंटर को हटा के देखते हैं। ऊपर आ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि ये ऊपर आया है, बट अभी भी एकदम ऊपर क्यों नहीं है? अब ये रूट में कोई प्रॉब्लम है। देखो रूट जो है एकदम ऊपर है, बट उसके बीच में हमारा लोगो है, तो रूट पे आई थिंक पैडिंग है। ये पैडिंग दी हुई है रूट पे, इसीलिए हमारा जो लोगो वाला कंपोनेंट है वो ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ क्लिक करके पैडिंग हटाऊँगा तो लोगो ऊपर हो गया। अब जो हमारा नैव बार है वो ऊपर है। ये अभी एक और चीज़ है, बट वो बाद में देखेंगे, वो थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू। अब वापस एक बार चलते हैं नैव बार में। नैव बार पे अब हम स्टाइलिंग देंगे। लेट्स क्रिएट अ फाइल फॉर नैव बार। नैव को स्टाइलिंग देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये फाइल हमें इंपोर्ट स्टाइल्स नैव बार। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। देखो पहले क्या था, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो लोगो ऊपर आ रहा है और होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट नीचे आ रहे हैं, बट हमको स्टैक नहीं करना, एक के ऊपर एक नहीं रखना। हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ये और दूसरा एलिमेंट है ये, दो पेरेंट एलिमेंट है नैव के अंदर। तो इन दोनों को हमने स्टैक नहीं करना है, एक के ऊपर एक साइड बाय साइड दिखाना है, क्योंकि यहाँ रिएक्ट फ्लो में साइड बाय साइड है। तो साइड बाय साइड दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ जो किया था डिस्प्ले फ्लेक्स, ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। हमने नैव के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है। यहाँ क्लास नेम डिफाइन करके चलते हैं, क्लास नेम नैव, और इसको जब क्लास सिलेक्टर जो यूज़ करते हैं उसमें डॉट लगाते हैं। अब वो क्लास सिलेक्ट कर रहा है। नाउ दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, पैडिंग हमने नहीं हटाई, हमने बस वहाँ से हटाई थी, तो रूट पे से पैडिंग हटा देते हैं। ये रही पैडिंग, इसको कमेंट आउट कर देंगे।
पैडिंग हट गई, अब ये ऊपर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर दिया, बट अभी ये लेफ़्ट साइड पे स्टैक हो रहे हैं, लोगो भी लेफ़्ट में है और होम सर्विसेज भी लेफ़्ट में है। इसको हमने क्या करना है, स्पेस लाना है दोनों के बीच में। देखो लोगो लेफ़्ट साइड में जाना चाहिए और बाकी सारी आइटम राइट साइड में। उसके लिए क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, यस सर, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, स्पेस आ गया बिटवीन में। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है और ये दोनों दो जो फार अपार्ट कॉर्नर्स हैं वहाँ चले गए। क्या किया हमने, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करोगे तो ही आप ये यूज़ कर सकते हो। ये जो जस्टिफाई कंटेंट है वो सिर्फ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, अगर ये हटा दोगे तो फिर ये काम नहीं करेगी। पहले ये यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ये। अब क्या करना है, अब ये तीनों जो हैं एक के ऊपर एक हैं, अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में लाना है। कैसे करेंगे, अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करो, बट इस बार नैव के ऊपर नहीं, यूएल के ऊपर। क्लास नेम नैव आइटम्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो हो गई स्टैक, हॉरिजॉन्टली स्टैक हो गई। और क्या करना है, डेकोरेशन हटानी है। देखो अब डेकोरेशन हटाने के लिए क्या था मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँगा, गूगल करूँगा। लिस्ट स्टाइल, क्या था, लिस्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, टेस्ट लिस्ट स्टाइल डेकोरेशन। नाम, यस सर, ठीक है, नैव आइटम्स में LI एंकर, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम करो सर, एंकर, LI एंकर नन, सर, LI एंकर, नहीं एंकर हमने अभी यूज़ नहीं किया ना। यस सर, यस। लिस्ट स्टाइल सर, लिस्ट स्टाइल है, अच्छा सर यूएल की, UL की होगी या LI की होगी, LI की है। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, देखो डॉट्स हट गए उसके आगे से, वो जैसे बुलेट के डॉट्स आते हैं वो डॉट्स आ रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट, HTML ऐसे बिहेव करता है, तो हमको वो हटाने थे। हमने क्या किया, पहले ये UL को सिलेक्ट किया, नैव आइटम्स नाम है इसका, नैव आइटम्स। उसके बाद उसके अंदर LI को सिलेक्ट किया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसके आगे LI लिख दो, नैव आइटम्स, उसके बाद LI और उसके अंदर लिस्ट स्टाइल नन। तो उसने जो डॉट लगाए हुए थे वो हट गए। अब क्या करना है, अब इन होम सर्विसेज और कॉन्टैक्ट के बीच में हमको स्पेस चाहिए। मार्जिन राइट कर दो, कितना करें, 10 पिक्सल, स्पेस आ गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं, बढ़ गया स्पेस। ठीक है, अब थोड़ा हमारा क्या है, जो नैव बार है, नेविगेशन बार है, वो थोड़ा बहुत शेप में आ रहा है। इस तरह से आप अगर इस इंस्पेक्ट करोगे, ये हमारा नैव बार थोड़ा सा शेप में आ रहा है। डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लोगों की जगह आप इमेज रेंडर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो ले लेते हैं कोई सा भी कौन सा ले, ये ले लें, ओपन इमेज इन न्यू टैब। देखो कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले ट्राई करते हैं इमेज को रेंडर करने का। आपको क्या आइडियली क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई नई चीज़ करो या कुछ ऐड करो तो पहले उस चीज़ को आइसोलेटेड करके इम्प्लीमेंट करो ताकि इजी हो जाए। src उसका URL, लेट्स सी क्या आता है। देखो इमेज आ गई, ठीक है, ये हमने बाहर नैव बार में बाहर इमेज रेंडर करी, इमेज आ गई है। अब क्या करते हैं,
इस इमेज को एक डिव में डाल देते हैं, क्योंकि हम को इमेज को कंटेन करना है और दूसरी चीज़ उसका साइज़ वगैरह थोड़ा कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, इसको क्लास नेम देते हैं लोगो कंटेनर। लोगो कंटेनर में क्या करें, विड्थ 100 पिक्सल या 50 कर देते हैं पहले, 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। इमेज हमारी बाहर चली गई, ऐसा क्यों हो रहा है? इंस्पेक्ट करके देखते हैं। आपको बार बार इंस्पेक्ट करके देखना है, चीज़ें समझ आएंगी ज़्यादा बेटर। सर कंटेनर इसके बाद IMG के हाइट बिट 100 कर दीजिए सर। हाँ, देखो हो क्या रहा है, जब मैं कंटेनर पे हवर कर रहा हूँ तो यहाँ राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे देखो, ये हमारा कंटेनर हाईलाइट हो रहा है और 50/50 50x50 लिखा आ रहा है, 50x50। मतलब कंटेनर की हाइट कम हो गई है, हाइट और विड्थ 50/50 हो गई है, बट जो इमेज है उसकी हाइट अभी भी ज़्यादा है, तो इमेज जो है कंटेनर के बाहर ओवरफ्लो हो रही है। तो हमको क्या करना है, लोगो कंटेनर IMG, इसकी भी हाइट और विड्थ एडजस्ट करनी है। कैसे करेंगे, विड्थ 100%, हाइट 100%। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, जब आप 100% कर रहे हो तो जिस एलिमेंट पे ये स्टाइल अप्लाई होगा उस एलिमेंट का जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी विड्थ की 100% और उसकी हाइट का 100% इस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। देखो छोटा हो गया पर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, तो हाइट हटा के देखते हैं। अब ठीक है, सिर्फ हमने विड्थ कम करी है तो हाइट अपने आप एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है, अपनी फॉर्म मेंटेन करने के लिए। थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग समवट लाइक अ लोगो। तो अब वापस HTML में चलते हैं और इस लोगो में हम ये डिव कंटेनर डाल देते हैं। यहाँ इसको आप एंटायरली हटा ही दो, H3 को। ठीक है, आ गया हमारा लोगो। अब क्या करें, नेक्स्ट आइटम आपको क्या चाहिए होती है एक वेबसाइट में, एक लैंडिंग पेज में। अभी जो हम कर रहे हैं माइंड इट, कुछ भी हमने ऐसा एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला नहीं किया है। जावास्क्रिप्ट राइट करिए है, बट हम अभी HTML लिख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि HTML आप कितने प्लेन और सिंपल तरीके से HTML और CSS रिएक्ट में लिख सकते हो। ये बेसिकली नॉर्मली भी आप ऐसे ही लिखोगे, बट अगर आप नॉर्मल HTML फाइल और CSS फाइल में प्रोजेक्ट बनाओगे तो जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करने में दिक्कत होती है। बट अगर आप रिएक्ट में कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी ऐड करना बिकम्स वेरी इजी। अब इस वेबसाइट में नेक्स्ट क्या है, देखो नैप बार हमको ये सर्च आइटम और ये सब अभी ऐड नहीं करेंगे। इसमें आप चाहो तो थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। नैप बार CSS, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, तो ये जो है थोड़े बोल्ड हो गए। अब नेक्स्ट आइटम है, ये नीचे का जो मेन कंटेनर है, मेन हेडर है, जिसमें वेबसाइट के बारे में जो मेन आइडिया है वो मेंशन होता है कि आप कुछ वर्ड्स में और कुछ इमेजेस में ये बताने की कोशिश करते हो कि ये वेबसाइट क्या करती है। और ये रिएक्ट फ्लो, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो ये रिएक्ट फ्लो बेसिकली एक लाइब्रेरी है फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, जिसको यूज़ करके आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, इंटरैक्टिव फ्लो चार्ट्स। अभी यूज़ करोगे तो थोड़ी सी एडवांस लगेगी, बट फ्यूचर में इसको लेके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और फ्री है। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, नीचे वाला जो मेन कंटेनर है वो बनाते हैं। एक बार app.jsx में चलते हैं। यहाँ पे nav bar था,
अभी हमने डिस्कस किया था कि HTML जो है वो ऊपर से नीचे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम स्टैक हो जाती है। तो यहाँ सिंपली हेडर या बैनर। बैनर, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे कंपोनेंट्स बैनर। अभी एरर दे रहा है वो, क्योंकि हमारे पास ये फाइल नहीं है। कंपोनेंट्स में जाके फाइल बना लेते हैं, banner.jsx फंक्शन बैनर रिटर्न बैनर। अभी भी एरर आएगा क्योंकि हम इसे अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अब एक्सपोर्ट हो रही है, एरर चला गया, बट यहाँ पे अभी भी आ रहा है फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट। रीलोड किया, आ गया बैनर। ठीक है, तो अब इस बैनर को हमने कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्या फॉर्म है? ये फॉर्म है कि सिंपली लेफ़्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट है, बड़ा टेक्स्ट, उसके नीचे सब टेक्स्ट है थोड़ा स्मॉल फॉन्ट साइज़ का, एक या दो बटन है, और राइट साइड पे कोई इमेज होती है। इसमें ये डायनामिक फ्लो चार्ट है, हम एक सिंपल इमेज यूज़ करेंगे। ये रिएक्ट फ्लो ओपन था तो मैंने इसी का एग्जांपल ले लिया, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? कोई और बताओ अब। व्हाट इज़ द आइडियल अप्रोच, हाउ शुड वी गो अबाउट दिस? पूरा का पूरा नहीं, एक बार में नहीं, बट स्टार्टिंग में क्या करें? ये दो पार्ट आपको अलग अलग लग रहे हैं कि एक लेफ़्ट साइड पे है पार्ट और एक राइट साइड पे है, तो दो डिव कंटेनर बना लें। एक डिव कंटेनर जो सिर्फ लेफ़्ट पार्ट को कंटेन करेगा, एक डिव कंटेनर जो सिर्फ राइट पार्ट को कंटेन करेगा, और फिर दोनों पार्ट्स को अलग अलग हैंडल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, इनफैक्ट ऑल ऑफ इंजीनियरिंग इज़ अबाउट जस्ट दिस वन सिंगल थिंग। आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटी सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करना है और फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमारे पास ये लैंडिंग पेज बनाने की बड़ी प्रॉब्लम है, हमने एक प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम क्या निकाली कि नैव बार बना लो, बस बाकी के बारे में सोचा ही नहीं। अब हम इस बैनर के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बैनर को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करेंगे। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? एक ये लेफ़्ट साइड का जो कंटेंट है वो एक स्मॉलर प्रॉब्लम है, राइट साइड का जो कंटेंट है वो अनदर स्मॉलर प्रॉब्लम है। तो पहले लेफ़्ट वाली सॉल्व करते हैं। ये बैनर है, बैनर का कंटेनर, और उसके अंदर हमने दो डिव बना लिए, लेफ़्ट कंटेंट का और राइट कंटेंट का। यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, यहाँ इसको H1 में डालते हैं, H2 दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, यू शुड टोटली बाय इट। सर एक इनका रैपर लेते हैं फ्लैक्स के लिए। क्या लेते हैं? रैपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रैपर लेंगे। अभी देखो ये बैनर हटा देते हैं हम, ये हमने ले लिया, और राइट साइड में जो है एक इमेज आएगी, इमेज चलो डाल देते हैं राइट साइड में एक लेके। क्या इमेज डालें? ये डाल दें? ये डाल देते हैं, ओपन इमेज न्यू टैब। IMG, ये आई थिंक वर्क नहीं करेगा, कर गया, ठीक है। अब अगेन सेम प्रॉब्लम आ रही है कि स्टैक हो रहे हैं एक के ऊपर एक। इसको H1 की जगह
H2 की जगह H1 कर देते हैं। अब ये एक के ऊपर एक स्टैक हो रहे हैं, हमको इनको हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट स्टैक करना है। क्या करेंगे, सेम चीज़ जो पहले करी थी, क्लास नेम बैनर कंटेनर कॉपी करो और एक CSS फाइल और बना लो, किसकी, बैनर के लिए, बैनर डॉट CSS डॉट बैनर कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, सेम जो हमने नैव बार के लिए किया था। काम क्यों नहीं किया, ये क्या प्रॉब्लम आ गई, हमने अभी फाइल इंपोर्ट नहीं करी। इंपोर्ट स्टाइल्स बैनर, ठीक है। अब क्या चेंज करना है, टेक्स्ट को जो लेफ़्ट वाला कंटेनर है वो थोड़ा सा ऊपर है, इसको सेंटर में ले आते हैं। जैसे ये है, ये बैनर के सेंटर में है वर्टिकली, इसको सेंटर में ले आते हैं। कैसे लाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आई थिंक अलाइन आइटम्स था, सेंटर, सेंटर हो गया। देखो नैव बार वाले में हमने क्या किया था, नैव बार में हमने किया था जस्टिफाई कंटेंट। अगर आपको लेफ़्ट टू राइट या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मैनेज करनी होती है तो जस्टिफाई कंटेंट करते हो, अगर वर्टिकल स्पेसिंग मैनेज करनी होती है तो अलाइन आइटम्स करते हो। ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। अब इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ इसके नीचे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, H3 डाल देते हैं, दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट जस्ट यूज टू कवर स्पेस ऑन द वेबसाइट फॉर द पर्पस ऑफ द क्लास ओनली। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको लेफ़्ट अलाइन करना है। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट कंटेंट वाली क्लास है, आई थिंक उसमें हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। देखो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो गया, पहले सेंटर में था, अब लेफ़्ट में अलाइन हो गया। एक बार लेट्स इंस्पेक्ट इट एंड सी, ये कंटेनर है, ये लेफ़्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट, पर ये टच हो रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस है तो इनके बीच में स्पेस डाल देते हैं। स्पेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने नैव बार में क्या किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बाद जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे किया हुआ है, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देते हैं। स्पेस आया, बट स्पेस नहीं आया, देखो हमने कर दिया बट आया नहीं है। यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई है बट स्पेस आया नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि आइटम्स का साइज़ इतना ज़्यादा है चाइल्ड कंपोनेंट्स का कि वो पूरा स्पेस कवर कर रहा है, तो हमको पहले उनका साइज़ कम करना पड़ेगा। बैनर पे चलते हैं, लेफ़्ट कंटेंट और राइट कंटेंट। बैनर डॉट CSS लेफ़्ट कंटेंट, विड्थ कर देते हैं हम 50% से कम करनी है हमको, तो लेट्स डू इट 40%। तो जो पेरेंट कंटेनर है उसका 40% हो जाएगा। और राइट कंटेंट विड्थ 40%, बट राइट कंटेंट में इमेज है तो उसकी विड्थ 100% करनी पड़ेगी ताकि वो ओवरफ्लो ना हो, जैसे नैव बार के केस में हो रही थी।
ठीक है। नैव बार पे थोड़ा एकदम टच हो रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाऊँ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि एक स्ट्रक्चर हम बना पाएँ जिसको देख के आपको आइडिया लगे। फिर जो असाइनमेंट होगा उसमें आप लोग बनाना एंड ट्राई टू मेक इट लुक प्रिटी। जो बैनर कंटेनर है उसको हम थोड़ा मार्जिन टॉप दे सकते हैं ताकि जो नैव बार से वो टच ना हो। मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। देखो थोड़ी सी नीचे आ गई। अगर ज़्यादा नीचे लग रही है तो 100 की जगह इसे 80 कर दो। और अभी एक चीज़ का ध्यान रखना, हम अभी जो स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, वो स्टाइलिंग जो है वो सिर्फ वेब के लिए कर रहे हैं हम। ब्राउज़र जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन होगा, मोबाइल व्यू के लिए नहीं है। अब ये देखो, अगर इसको मैं स्क्रीन को छोटा करूं, जैसे ये इमेज रिस्पॉन्सिव है, इमेज का साइज़ अपने आप छोटा हो रहा है, टेक्स्ट का नहीं हो रहा। इमेज का क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको हमने परसेंटेजेस में डिफाइन किया है। परसेंटेज जो है आपके पेरेंट कंपोनेंट का परसेंटेज होता है। तो अगर पेरेंट कंपोनेंट का विड्थ रिड्यूस हो रहा है तो चाइल्ड का भी रिड्यूस होगा। बट जो टेक्स्ट है वो H1 है, H1 H3 ये सब किया हमने, तो इसीलिए। बट डिटेल में बाद में देखेंगे कि आप मोबाइल व्यू के लिए कैसे बनाते हो। आप एक सेकेंड, यहाँ से मोबाइल व्यू पे टॉगल भी कर सकते हो। क्लिक करोगे तो ये मोबाइल व्यू आपको दिखाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है अगर मोबाइल में ओपन करते हैं तो कैसी लगेगी। इसका एक बार देखें, अगर हम इसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो कैसी दिखेगी अगर इन्होंने मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया होगा। देखो ये जो है मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज है। नैव बार चेंज हो गया और साइड मेन्यू बन गया। अब साइड से आ रही है नैव बार आइटम्स। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, सारी आइटम्स आपको दिख रही हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा जैक्ड लग रहा है मुझे, बट बाय एंड लार्ज पूरी तरह से नहीं, बट मोस्टली मोबाइल व्यू के लिए भी ऑप्टिमाइज है ये वेबसाइट। आप कोई बनाओ तो वो भी ऐसे ही बनेगी जो मोबाइल व्यू के लिए ऑप्टिमाइज है। हम ये कैसे करना है आज की क्लास में नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो लेट्स गेट बैक टू वेब व्यू। ये हमारा बैनर हो गया। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग। फुटर बना सकते हैं। फुटर क्या होता है? फुटर होता है, आप जब वेबसाइट के एंड पे जाते हो, ये जो लास्ट में दिख रहा है इसको बोलते हैं फुटर। दिस इज़ कॉल्ड फुटर। फुटर में ये सब आइटम आती हैं। मिसलेनियस आइटम या तो आप डाल देते हो, या जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डाल देते हो, सोशल मीडिया आइकॉन्स आप डाल देते हो, ये कॉपीराइट वाला आप डालते हो। एक बार मैं आपको गिटहब का लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो गिटहब का लैंडिंग पेज, लेफ़्ट साइड में आइटम्स आ रही हैं, नैव आइटम्स। यहाँ पे साइन इन साइन अप का लिंक है, सर्च बटन है, फिर ये इनका बैनर है। लेट्स बिल्ड फ्रॉम हेयर। बैनर क्या होता है, आपको ब्रॉड आइडिया दे देता है कि github.com किस पर्पस के लिए बना है, मेन मोटिव क्या है। लेट्स बिल्ड फ्रॉम हेयर। फिर ये देखो, ये एडवांस इंटरेक्शन और स्टाइलिंग डायनामिक डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। इस तरह के एडवांस भी आप बना सकते हो रिएक्ट को यूज़ करके। स्टाइलिंग लाइब्रेरीज़ होंगी, वो हम देखेंगे कि क्या स्टाइलिंग लाइब्रेरीज़ हैं। और एनिमेशन देखो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कंटेंट। स्टार्टिंग से वो वहाँ नहीं है, ये एनिमेशन है, धीरे धीरे वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये इंटरैक्टिव है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी एडवांस एनिमेशन। पैकेजेस आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं जो आपके लिए आसान कर देती हैं काम, बट अगर स्क्रैच से करोगे तो। और ये गिटहब का फुटर है, नॉर्मल लिंक्स दिए हुए हैं, सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकॉन्स है, देखो राइट कॉर्नर में बॉटम पे।
एक्स, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ये एक्चुअली लिंक्स हैं, इन पे आप क्लिक करोगे तो आप गिटहब के यूट्यूब पे चले जाओगे। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। फुटर बना लेते हैं। फंक्शन फुटर रिटर्न डिव। यहाँ जैसे हमने नैव में पेरेंट कंपोनेंट जो है वो नैव रखा था, HTML में फुटर होता है एक, आप इसको एज अ पेरेंट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ फुटर। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर। इसको app.jsx में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फुटर, और यहाँ पे नीचे फुटर। ठीक है, ये फुटर आ गया। अब फुटर में क्या करते हैं, 3 कॉलम्स बना देते हैं और उसमें 4 आइटम्स डाल देते हैं। डिव UL यूज़ कर लेते हैं और इसमें LI यूज़ कर लेते हैं। आइटम 1 2 3 4। और इसको अगर हम लेट्स मेक इट 3 कॉलम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक के ऊपर एक स्टैक होगा। क्या करना है हमने, क्लास नेम कॉलम 1, क्लास नेम कॉलम 2, क्लास नेम कॉलम 3। अब एक स्टाइल फाइल बना लेते हैं, footer.css फुटर। यहाँ हम डायरेक्टली फुटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पूरी ऐप में सिर्फ एक ही फुटर है। डिस्प्ले फ्लेक्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट स्टाइल्स फुटर, देखो स्टैक हो गई। अब क्या करें, एक बार इसमें आइटम्स के बीच में डिस्टेंस ले आते हैं। डिस्टेंस कैसे लाए थे हम, जस्टिफाई कंटेंट कंटेंट स्पेस बिटवीन। देख रहे हो सेम CSS सिलेक्टर्स और सेम CSS प्रॉपर्टीज़ जो हैं सब जगह यूज़ हो रही हैं और स्टाइलिंग होती जा रही है। कुछ एक गिनी चुनी होती हैं, वो 80% ऑफ द टाइम यूज़ होती हैं। कुछ रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको कुछ एडवांस CSS यूज़ करना पड़ता है किसी एनिमेशन में या कोई रेयर फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए। डिस्टेंस आ गया इनके बीच में। अब क्या करना है, फुटर LI क्या नाम था उसका, डॉट हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन, डॉट्स हट गए। अब बाकी आइटम्स को रहने देते हैं। लास्ट वाली आइटम जो है उसमें कुछ लिंक्स डाल देते हैं। सबसे पहले फुटर पे थोड़ा मार्जिन देते हैं क्योंकि फुटर जो है अभी हमारे बैनर के साथ टच हो रहा है। मार्जिन टॉप 150 पिक्सल, फुटर हमारा नीचे चला गया। अब क्या करें, अब हमें जाना है HTML में। अब इसको हमने आइटम 1 को, इसको लेट्स मेक इट YouTube, मेक दिस
फेसबुक, यहाँ पे आप अपने सोशल लिंक्स डालोगे, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है। एक वो चीज़ देखना, गिटहब पे कैसे हुआ था। गिटहब पे जो था वो लिंक नहीं है, ये आइकॉन्स यूज़ हुए हैं। अगर यूट्यूब का लिंक है तो आइकॉन यूज़ करा हुआ है, हमने वहाँ पे यूट्यूब टाइप करा है, टेक्स्ट लिखा है। गिटहब ने टेक्स्ट यूज़ नहीं करा, गिटहब ने आइकॉन डाला हुआ है, और जनरली आइकॉन्स ही यूज़ होते हैं। आइकॉन्स कैसे यूज़ करोगे ये आपके असाइनमेंट में डालेंगे, या अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। अभी फिर आप लोगों के लिए कहीं ओवरलोड ना हो जाए। तो अब देखो, ए टैग होता है, ए टैग में आप इसको रैप कर सकते हो, और एच रेफ प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो, youtube.com कॉपी करा, और इसमें आप लिंक डाल दो। YouTube अब ब्लू है, यानी HTML आपका ब्राउज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि दिस टेक्स्ट इज़ अ लिंक। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक लिंक पे क्लिक होगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, YouTube ओपन हो गया। मुझे सिर्फ क्या करना था, ए टैग में उसको रैप करा मैंने li को, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ बिहेविंग। या आप ऐसे भी कर सकते हो, li को मैंने बाहर रखा और ए टैग को मैंने अंदर कर दिया, और YouTube दूसरे टैब में मैंने ओपन कर लिया। अब देखो, आप चाहते हो कि इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं तो हमारी साइट हट रही है और YouTube ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी साइट ना बंद हो, हमारी साइट ओपन रहे और दूसरे टैब में YouTube ओपन हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है ए टैग की, आई थिंक टारगेट ब्लॉक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, _blank। अंडरस्कोर ब्लैंक। यस सर। अच्छा, ब्लॉक्स में क्या होता था? हाँ, ब्लॉक में दूसरे टैब में ओपन हो रहा है। वो भी नए टैब में ओपन होगा सर, ऐसे यस सर। अंडरस्कोर ब्लैंक, ये एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा हाँ, ये इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट होता है अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ कर रहे हो तो। अगर यूज़ कर रहे हो अंडरस्कोर ब्लैंक तो ये देखो, ये खुद ही बता रहा है, इसके साथ में रेल नो रेफरर आपको यूज़ करना है, बिकॉज़ ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है। मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ किया था। अब वो एरर हट गया। सो नाउ इफ़ वी सी दैट, यूट्यूब पे क्लिक किया और यूट्यूब ओपन हो गया। अब इसको कॉपी कर देते हैं सब जगह। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ ट्विटर, अब ट्विटर आता ही नहीं है, फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ पे हम ट्विटर का लिंक डाल देंगे। यहाँ फेसबुक का, और यहाँ पे
लिंक्डइन। आपको ये मैं लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब इनका होम पेज का लिंक डाल रहा हूँ, बट होम पेज का नहीं, जो भी आपका चैनल होगा उसका डलेगा। आप जैसे लेट्स से मेरा ट्विटर अकाउंट है twitter.com या twitter.com/ जो भी है अनुभव URL, तो 311, तो आपका URL कुछ इस तरह का होगा। अगर आप YouTube किसी का चैनल का लिंक डालोगे तो किसका चैनल, किसी का भी ले लो, टेक्नो गेमर्स, ये इसके चैनल का लिंक है। आप ये लिंक उठाओगे और YouTube की जगह पे ये लिंक डालोगे, या हम टेक्नो गेमर्स का लिंक डाल देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, टेक्नो गेमर्स ओपन हो गया। लिंक्डइन पे जाते हैं तो लिंक्डइन ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू गिव URLs इन योर रिएक्ट। नॉर्मल जैसे HTML में काम करता है, बस कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि सिंटैक्स थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कंपोनेंट बनाने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब क्या करें, ये ब्लू है, ब्लू नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि नॉर्मल वाइट, जो नॉर्मल कलर है टेक्स्ट का वही कलर रहे। तो फुटर में चलते हैं, LI में टेक्स्ट डेकोरेशन नन, आई थिंक यही था, नहीं ये नहीं है, LI पे है ना ये, अच्छा एक सेकेंड, फुटर LI A टैग, और इसके अंदर ये वाला लेके आते हैं। अभी भी नहीं हुआ। अब देखो, जब आपको ऐसा कुछ याद नहीं आता तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, आप गूगल करो। प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स। सर कलर देनी पड़ेगी। कलर देना पड़ेगा यार, एक कलर मेरे ख्याल से बस उसका डिफ़ॉल्ट कलर हटाने का ऑप्शन आता था एक। बैकग्राउंड नन है, इनका टैग क्या है, देगा। आवाज़ कट रही है आपकी, चैट में लिख दो एक बार। नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये तो कर दिया हमने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो कर दिया, बट वो शायद कुछ और है। और ये जो है एक डेवलपर का डेली का काम है, गूगल करना आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल में कैसे ढूंढें। लिंक्स हैव सेवरल स्टेट्स, यू कैन ऑल्टर द वे आई रिमेंबर देम। कलर इनहेरिट, हो गया, हमने A टैग्स को इनहेरिट कलर दे दिया, मतलब जो पेरेंट से आपके पास कलर इनहेरिट होके आ रहा है वही कलर आप यूज़ करोगे। हवर कर रहे हो तो ये ब्लू में चेंज हो रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट, ये सही है। हवर करने पे ब्लू चेंज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। एंड दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। आप एक वेबसाइट कैसे बनाते हो, एक चीज़ का ध्यान रखना। या चलो एक चीज़ और, छोटी सी चीज़ और एक इसमें ऐड करते हैं। बंद करो सारी फाइल्स। अब आप चलो कहाँ, बैनर में देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, इसको यहीं पे क्लोज कर दो। ठीक है,
हमने अभी तक क्या किया, हमने HTML यूज़ करा, हमने CSS यूज़ करा, बट हमने कुछ इंटरएक्टिविटी और फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं करी है। वो हम करेंगे, मिनिमम रखेंगे। ये जो हमने एक और चीज़, ये जो हमने लिंक यहाँ पे ऐड करे हैं ना, मल्टीपल पेजेस होंगे और ये होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हो, बट वो आज की क्लास में नहीं, आगे देखेंगे कैसे करना है। राउट्स होंगे यहाँ पे, जैसे आपका URL है ना, URL आ रहा है 5173, जब आप होम पे हो तो ये URL रहेगा, जब आप सर्विसेज पे जाओगे तो वो /सर्विसेज आ जाएगा, फिर आप यहाँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो वो /कॉन्टैक्ट आ जाएगा और आपको एक डिफरेंट पेज दिखेगा। तो वो रिएक्ट में कैसे होता है ये देखेंगे आगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी इंटरएक्टिविटी डालते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। इसका जो स्टाइल है बैनर का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेफ्ट कंटेंट विड्थ 45 करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट को कैपिटल करो, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्रेट वर्ड है ना ये चेंज होता रहे, ग्रेट आए फिर उसके थोड़ी देर बाद ऑसम, फिर फैबुलस, ऐसे करके वर्ड्स चेंज होते रहे। तो एक एरे बना लेते हैं वर्ड्स की, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, मैजिकल। ये एरर अच्छा यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो हमारा टारगेट क्या है कि जो यहाँ पे जो वर्ड है ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंटरएक्टिवली आए। मैं यहाँ पे लिस्ट, एरे और इंडेक्स अगर उसका 0 रीड करता हूँ तो देखो ग्रेट आ रहा है। अगर मैं उसको 1 कर देता हूँ तो ऑसम आना चाहिए, ऑसम आ गया। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो फैंटास्टिक आ गया। दिस इज़ अ ग्रेट, दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अब आप ये कैसे करोगे, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपको डॉम में इंटरएक्टिविटी ऐड करनी है या कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए आपको स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखते हैं पहले एक बार। लेट्स से सेट टाइम आउट, यहाँ एक वेरिएबल इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज इक्वल टू, या इंडेक्स प्लस प्लस कर देते हैं अभी। ये इंडेक्स आउट ऑफ स्कोप क्यों है, चलो यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा अपने को। import यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देखो रिएक्ट में ना एक हुक होता है, हुक 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 वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो ना, हुक का मतलब सिर्फ एक फंक्शन है, एक फंक्शन होता है यूज इफेक्ट विद सेट इंटरवल। देखो अब मेरे को ये चेक करना था कि हम यूज़ इफ़ेक्ट को सेट इंटरवल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं था, किसी को भी नहीं होता सब हर चीज़ याद। तो मैंने गूगल किया कि कैसे यूज़ होता है, तो गूगल हमें क्या रिज़ल्ट दिखा रहा है, गूगल हमें दिखा रहा है ये
यहाँ एक और ऑप्शन, अगर आप जैसे मैं अगर न्यू चैट क्रिएट करूँ, हाउ टू यूज़ इफ़ेक्ट। आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप ये भी कर सकते हो। बट ये यूज़ तभी करना जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एक बार आप अपने आप कोड करना सीख गए, आपको पता है क्या चीज़ कैसे काम करती है, तो बस अपना टाइम बचाने के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चैट जीपीटी यूज़ करोगे, आपके कोड में बग्स आएंगे, प्रॉब्लम होगी। विद सेट इंटरवल, देखो चैट जीपीटी बताता है। ये इसने हमको दे दिया सॉल्यूशन और कोड दे दिया कि आप यूज़ इफ़ेक्ट के साथ इस तरह से सेट इंटरवल को यूज़ कर सकते हो। इन रिएक्ट यू कैन यूज़ इफेक्ट हुक इन कॉम्बिनेशन विद सेट इंटरवल टू क्रिएट पीरियोडिक टास्क और टाइमर्स दैट रन एट स्पेसिफिक इंटरवल। देख रहे हो, अगर आप यूज़ इफेक्ट और सेट इंटरवल यूज़ करते हो तो आप एग्जैक्टली वो कर सकते हो जो हम यहाँ करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि पीरियोडिक इंटरवल्स में ये वर्ड चेंज हो जाए, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, टू क्रिएट पीरियोडिक टास्क और टाइमर्स दैट रन एट अ स्पेसिफिक इंटरवल। This is useful for tasks such as fetching data from API periodically, updating a component. This is what we are exactly doing. Exactly हम यही करना चाहते हैं. State at regular intervals or any other task that needs to occur repeatedly. Here's how you can use effect with set interval. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में चलते हैं। ये क्या हो गया हमारे कोड को, ये हटाओ, ये पार्ट हटाओ, साथ में यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। कमेंट्स मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, या बाद में अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ लो। यहाँ पर लेट वर्ड सेट वर्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपको डॉम में कुछ अपडेट करना है तो आपका जो वेरिएबल जो अपडेट होगा वो वेरिएबल यूज स्टेट में से आना चाहिए। ये रिएक्ट का रूल है। अगर कोई बाहर अदर देन यूज स्टेट वाला वेरिएबल होगा तो वो डॉम अपडेट नहीं कर पाएगा। अब ये जो वर्ड वेरिएबल है ये यूज स्टेट में से आ रहा है, तो इस वर्ड को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये वर्ड की वैल्यू चेंज होगी तो वो स्क्रीन पे दिखेगी, डॉम में दिखेगी। अगर वो कहीं और से आएगा, मतलब नॉर्मल वर्ड होगा, नॉर्मल वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो वो डॉम में नहीं दिखेगी। और ये वर्ड आपको यूज़ करना है वैल्यू चेंज करने के लिए, ये फंक्शन, ये सेट वर्ड। अब देखो यहाँ पे हम अभी के लिए पास कर देते हैं 0। देखो अपने आप अपडेट हो रहा है। दिस इज़ 7 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट, 9 प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने काउंट यूज़ किया है, 0 है और उसमें प्रीवियस काउंट में 1 ऐड कर रहे हैं हम हर बार। ठीक है, ये देखो ये जो यूज़ इफेक्ट है, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा ना, इग्नोर कर देना। मैं ये इस बार के असाइनमेंट में दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं ये सीखने में, उनके काम आ जाए। अगर समझ आएगा तो कर लेना, नहीं समझ आएगा तो असाइनमेंट में मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़ इफेक्ट सिर्फ ये फंक्शन है। ये आप यूज़ इफेक्ट देखो इंपोर्ट करते हो यहाँ से रिएक्ट में से, उसके बाद उसमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हो, और उस कॉल बैक फंक्शन में आपने जो भी पास किया है ना वो चीज़ बार बार कॉल होगी। जब आप रिएक्ट को रेंडर करते हो तब कॉल होती है, और आने वाले दूसरे पीरियड्स में कॉल होती है, जो पीरियड हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने सेट इंटरवल फंक्शन बनाया
और उसको हमने एक कॉल बैक पास किया। ये जो कॉल बैक है ना, ये कॉल बैक हमारी स्टेट अपडेट कर रहा है, ये वर्ड को अपडेट कर रहा है हर 1 सेकंड बाद। यहाँ पे देखो हमने 1000 लिखा है, 1000 इज़ 1000 मिली सेकेंड्स। यहाँ लिख देता हूँ 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं ताकि 2 सेकंड में अपडेट हो हमारा वर्ड। 2000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इग्नोर कर दो, ये यहाँ इसको लो मैं हटा ही देता हूँ। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आई थिंक इट शुड स्टिल वर्क। हाँ, अभी भी काम कर रहा है। वो एक और रिटर्न वाला पार्ट था, वो पार्ट मैंने हटा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ इतना सा कोड है। अब आप ये इमेजिन करो, अगर आप डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू ये काम करते तो कितनी बार आपको अपेंड चाइल्ड और कितनी बार आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी और पूरे लॉजिक लिखने पड़ते। बट रिएक्ट में आपको सिर्फ इतना करना है। ये सेट इंटरवल एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का है। ये आप इसको जो भी मिली सेकेंड पास करोगे, ये उतने मिली सेकेंड के बाद इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। हमने 2 सेकेंड पास किए हैं, ये 2 सेकेंड बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा बार बार। और इसको हमने यूज़ इफ़ेक्ट में पास किया है क्योंकि रिएक्ट कहता है कि अगर आपको स्टेट अपडेट करनी है पीरियोडिकली तो उसको यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर करो। जो लॉजिक है वो ये है जावास्क्रिप्ट वाला, बस उस जावास्क्रिप्ट वाले लॉजिक को हमने यूज़ इफ़ेक्ट में डाल दिया। दिस इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट लॉजिक। और ये जो वर्ड है इसको हमने यहाँ डाल दिया। अब इस वर्ड में हमने क्या करना है, ये वर्ड्स डालने हैं। ये वर्ड्स कैसे डालेंगे, कौन बताएगा ये लॉजिक? यूज इफेक्ट में वो लिस्ट पास कर दूंगा। क्या पास करें? लिस्ट सर। यूज़ इफेक्ट में लिस्ट पास कर दें? मतलब कहाँ पे? नहीं, यूज स्टेट में सर। यूज़ स्टेट में लिस्ट पास कर दें। चलो ठीक है, लिस्ट पास कर देते हैं। और अब यहाँ पे अगर लिस्ट पास करेंगे तो वर्ड में पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ क्या रेंडर होगा? पूरी लिस्ट होगी सर। तो ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, मैजिकल सब कुछ एक साथ रेंडर हो गया। हमें कोई एक आइटम रेंडर करनी है। सर अगर इसमें रैंडम करके कुछ अगर फंक्शन है तो वो भी शायद यूज कर सकते हैं। I'm not sure। रैंडम फंक्शन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर HTML में होता है जो कि हम उसमें रैंडम कलर वाला अगर रैंडम चेंज करना होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। इसमें भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं, अगर मुझे नहीं पता सर क्योंकि रिएक्ट मुझे इतना नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैं सोच रैंडम मैथ डॉट रैंडम देखो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, यस आई नो दैट। मैथ डॉट रैंडम। यस MDN हमें बता रहे हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम टाइम्स मैक्स। मैक्स की Yes. सर इनटू मैक्स में मतलब 4 डाल देंगे, जो जितने कलर हैं वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई से, और वो 1 से लेके 4 तक जाएगा हर बार। ठीक है, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम यूज़ कर सकते हैं हम इंडेक्सेस फाइंड आउट करने के लिए। यस फिर वो इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। इंडेक्स जो है 0 से लेके, यहाँ सपोज करो यहाँ पे हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया गेट रैंडम इंट। अब ये जो है फंक्शन हमको मैक्स की जो वैल्यू है हम यहाँ से हटा के यहाँ पर दे देते हैं 4। अब ये हमको 0 से 4 के बीच में रैंडम वैल्यूज़ देता रहेगा। इसको अब कैसे यूज़ करें? क्या किया जाए? हमारे पास इंडेक्सेस आ गए, हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं, हमने उसको हर 2 सेकंड में अपडेट कैसे करना है ये भी हमने देख लिया। अब इसको पूरे को कंबाइन कैसे करोगे?
बताओ बताओ। सर एडिट मैप मेथड से हो सकता है सर? क्या करके? मैप। मैप करके? सर मैप करके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो पास कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली आइटम आ जाएगी, यस सर। ग्रेट आ गया, और वो बाद में उसके आगे नंबर ऐड कर देता है क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम ये हटाकर, ये सारा कुछ हटाकर, अगर सेट वर्ड में दोबारा लिस्ट डालें और उसमें गेट रैंडम इंट कॉल कर दें, या अगर ये कंफ्यूजिंग है, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू गेट रैंडम इंट, और इस इंडेक्स को यहाँ पे पास कर दें, तो ये काम करेगा? क्या लगता है? फैंटास्टिक, ऑसम, ग्रेट। एक बार रीलोड करते हैं इसको। व्हाट डू यू थिंक? काम कर रहा है? यस सर, यस सर। यहाँ इसको 2 की जगह 1 सेकंड दे देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हमको रिज़ल्ट पता लग जाए। ग्रेट, ऑसम, मैजिकल, फैंटास्टिक, ऑसम, मैजिकल, फैंटास्टिक। थोड़ा जैकी है, स्मूथ नहीं है, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख रहे। हम बस ये देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का लॉजिक आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हमने HTML CSS पे मोस्टली काम किया है, थोड़ा सा हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और इसको धीरे धीरे और थोड़ा सा हैवी कर देंगे। मैं आपके असाइनमेंट में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा, एंड वाले लेवल्स में डाल दूंगा, बट जो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बेसिक चाहिए होगा वो सिर्फ HTML और CSS रखूँगा, 3 या 4 लेवल तक। अगर वो 3-4 लेवल आपने कंप्लीट कर दिए तो आपका असाइनमेंट इज़ कंसिडर्ड कंप्लीट। उसके बाद 6-7 या 8वें लेवल पे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो, कर सकते हो तो कर लेना, अगर लगता है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम आपको 4 लेवल करने हैं, 4 लेवल अगर हो गए तो योर असाइनमेंट इज़ कंप्लीटेड। तो with this we conclude our class for today.